यस। सो हमने लास्ट में एबनॉर्मल मोलर मास देखा था। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट। ओके, उसके न्यूमेरिकल ही बाकी थे। कंसेप्ट क्योंकि न्यूमेरिकल करना है तो एक बार कंसेप्ट रिवाइज करवा लो। हमारा एबनॉर्मल मोलर मास था क्या कि हमें कॉग्निटिव प्रॉपर्टी, जो 4 प्रॉपर्टी हमने देखी थी, जिसके लिए हमने ट्रिक भी बोला था कि प्लेइंग फाइनल्स एंड आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। तो प्लेइंग फाइनल्स डिक्रीजिंग मतलब हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीजिंग, ऐसे हमने याद रखा था, लेकिन बॉलिंग अच्छी है तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। उसके ऊपर से हमने याद रखा था कि प्लेइंग फाइनल्स मतलब पी मतलब प्रेशर। ओके, तो जो हमारा प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसकी कंपेयर में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंपेयर में। ओके, तो सॉल्वेंट की कंपेयर में जब हम सॉल्यूट डाल देंगे उसके बाद अगर सॉल्यूशन का देखेंगे, मतलब पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट का अलग से है और फिर जब मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन का। तो जब देखते हैं सॉल्यूशन के बाद मतलब बनाने के बाद, तो प्रेशर क्या हो जा रहा है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है। ओके, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। देन दूसरा था फाइनल्स मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था वो भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। एंड 2 चीज इंक्रीज हो रही है, दैट इज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। डन, ये हमने लिया था। और सभी के लिए हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी, मतलब फॉर्मूला भी डिस्कस किए थे। जैसे कि ये था पी नॉट, प्रेशर के लिए पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू एन बाय एन। ओके, तो जो हमने देखा था, चलो चलो चलो, हाँ, हमारा ये जो केमिस्ट्री का एक टॉपिक बाकी है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, सो ये जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमें पता ही था कि पी नॉट जो सॉल्वेंट का प्रेशर पहले से प्योर कंडीशन में था वो, एंड ये बाद वाला, एंड एन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल एन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था वेपर प्रेशर के लिए। देन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी हमने ट्रिक देखी थी, डेल्टा इज इक्वल्स टू कैम, ऐसे प्रेशर हम क्वेश्चन पूछते थे। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कैम के एम, और ये अगर फ्रीजिंग है तो ये भी फ्रीजिंग, और अगर वो बॉइलिंग है तो ये भी क्या होगा, बॉइलिंग। ओके, एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, और याद रखने की ट्रिक भी थी कि हमारा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ओके, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो हमने बोला था कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई बोलेंगे, दैट इज एनआरटी डिवाइडेड बाय वी। और ये एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, से मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वी। तो एन की वैल्यू पुट कर दी क्या, W by M। तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला बन गया, डेल्टा T इज इक्वल्स टू, और से पाई इज इक्वल्स टू WRT डिवाइडेड बाय MV। ओके, डन। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो ये 4 फॉर्मूला हमने देखे थे। ओके, केमिस्ट्री कर रहे हैं, चलो। सो केमिस्ट्री फिजिक्स का मैसेज किया था, बट आई थॉट कि ये जो लास्ट ही टॉपिक है और 2 ही न्यूमेरिकल है, सो टू बी क्लियर इन माइंड कि हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, सब हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई आई थॉट के छोटा सा ही टॉपिक है, 2 न्यूमेरिकल है। टॉपिक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ओके, 2 न्यूमेरिकल बाकी है, सो वो कंप्लीट कर देते हैं। सो एबनॉर्मल मोलर मास हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, ये तो एक क्विक रिवीजन ही है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ओके, लेकिन हमने देखा था कि ये 4 प्रॉपर्टी, चारों 4 में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तो आता ही है। देखो यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वहां पे भी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सॉल्यूट का। यहाँ पर तो मोलालिटी ही है तो उसमें भी आएगा, यहाँ पर भी मोलालिटी है। और यहाँ पर W बाई M, तो ये W और ये मास M किसका है, मॉलिक्यूलर मास। ओके, मतलब W मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी आ गया ना, तो वो सॉल्यूट का ही होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो मतलब हमें सारी कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज जो हमारी है उसमें मॉलिक्यूलर मास तो मिल ही जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि ये जो मॉलिक्यूलर मास मिलता है, दैट मॉलिक्यूलर मास इज प्रैक्टिकली जो होना चाहिए वो, मतलब प्रैक्टिकली जो हमें मिल रहा है वो, और थियोरेटिकली जो होना चाहिए वो, दोनों डिफरेंट आता है। दोनों क्या आता है, डिफरेंट आता है। मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, ओके, उतना नहीं आ रहा है, उससे डिफरेंट आ रहा है। जैसे कि हमने बोला था
कि प्लेइंग फाइनल्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, तो प्लेइंग फाइनल प्रेशर जो है, ओके, तो प्रेशर जो सॉल्यूशन का प्रेशर बन जाएगा, वो प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन बनने के बाद कम होगा, डिक्रीजिंग है तो कम होगा कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में, पी नॉट की कंपेयर में ये जो पी मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, वो डिक्रीजिंग है। लेकिन वो कम भी डिफरेंट वे में मिलेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग थियरी में ही बता दिया था कि गुजकेट और नीट और व्हाटएवर जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें कैसे पूछा जाता है कि जैसे कि हम अगर कोई चीज का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी होता है। तो मैंने 3 एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि BaCl2 है, NaCl है, ओके, ग्लूकोज है। तो जब जैसे कि तुमने पानी में ग्लूकोज डाला तो उसमें तो कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन होने वाला नहीं है, तो उसमें जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वो तो जो हम यहाँ से फाइंड करेंगे वही मिलेगा, ओके। उसमें जो प्रेशर मिलेगा तो वो हम बोल रहे हैं ना कम होगा तो कम ही होगा, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही रिजल्ट आएगा, किसमें, ग्लूकोज के केस में। बट चिराग आई थिंक ये थियरी की थी तब तुम नहीं थे, तो वो रिवाइज कर लेना, वीडियो भी सब कुछ अपलोडेड है अब तक का, सब सारा अब तक का, कल तक का सब कुछ अपलोड हो गया है। नहीं अभी अपलोडेड है सब कुछ, मतलब आज अभी तक का, अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं तब तक का सब कुछ अपलोडेड है। अगेन मे बी प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, बट लाइन में तुम स्क्रॉल करते जाओगे नीचे वीडियोस तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा, ओके। प्लेलिस्ट में ऐड करना बाकी है, प्लेलिस्ट में मैं टॉपिक का नाम और उसके लिए जो भी टैगिंग करना होता है एंड ऑल तब, और उसका वो थंबनेल भी बनाना होता है, तो वो सब टाइम जब मिले तब मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, अदरवाइज उससे पहले भी डाल दूंगा। बट कहने का मीनिंग है कि प्लेलिस्ट में सपोज सॉल्यूशन चैप्टर के 10 वीडियोस है तो वो 10 ही नहीं है, ओके, उसके बाद भी जो पढ़ाया है वो भी है, तो वो वीडियोस में तुम स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो मिल ही जाएगा, ओके। 1 महीने तक का ही स्क्रॉल डाउन करना है, उससे पहले का तो सब पुराना है। हमारा जो क्लास शुरू हुआ तो 1-1.5 महीना हुआ है, जो अप्रैल से हमने स्टार्ट किया, मतलब 2 महीने तक का ही स्क्रॉल डाउन करना है, ओके। तो उसमें तुम्हें वीडियोस मिल ही जाएंगे, सारे वीडियोस, ओके। तो तुम्हारा मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो भी छूटा हो तो एटलीस्ट अभी स्कूल स्टार्ट होगी तो उससे पहले उसे कंप्लीट कर लो, ओके। हाँ, तो अब मैंने जैसे बताया कि ग्लूकोज के केस में हम बोल रहे हैं प्रेशर डाउन जाएगा तो डाउन ही जाएगा, लेकिन अगर NaCl की बात करें तो NaCl में डिसोसिएशन हो जाएगा, Na+ एंड Cl-, तो वहां पर वो जो पार्टिकल्स है वो कितने हो गए, 2 हो गए। तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हमने सोचा था कि कम होगा, अभी भी कम ही होगा, लेकिन हमने जो सोचा था ना उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर हमने एक ही पार्टिकल सोचा था, लेकिन पार्टिकल टोटल कितने हो गए, 2 डिसोसिएट हो गए, इसलिए तो वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, ओके। तो ये जो चेंज आ रहा है ये इसी के वजह से आ रहा है, क्या, एब्नॉर्मल मोलर मास, ओके। कि मतलब जो मोलर मास है, यहाँ पर हम मोलर मास पहले क्या कंसिडर कर रहे थे, NaCl अकेले का मोलर मास कंसिडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर और नंबर ऑफ मोल्स भी NaCl के नंबर ऑफ मोल्स गिन रहे थे, लेकिन जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो Na के नंबर ऑफ मोल्स अलग होंगे और Cl के नंबर ऑफ मोल्स अलग होंगे, तो मोलर मास में डिफरेंस आ जाएगा एंड दैट इज एब्नॉर्मल मोलर मास। ये हमने देखा था और मैंने 2-3 फॉर्मूला भी तुम्हें बताए थे जो लास्ट प्रीवियस ईयर की बुक्स में तो थे, ओके, पहले की, लेकिन अभी कई टाइम से जो बुक है उसमें से निकल गया है। ये तो है ही तुम्हारी बुक में, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट, क्या, ये 3 याद रख लेना। इसके लिए भी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी। ये अब क्या बोल रहे हैं कि थियरी में क्या है कि हमें पता तो चल गया कि यहां से जो मिलेगा वो सही मॉलिक्यूलर मास मिलने वाला नहीं है। तो हुआ क्या, इन 1880 वॉन्टहॉफ नाम का साइंटिस्ट था, वो बोला कि अच्छा ये जो तुम्हें गलत मिल रहा है तो एक काम करो, मेरा फैक्टर I से मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें सब कुछ सही सही मिल जाएगा। उसके फैक्टर I से फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर लो, तो हम क्या कर रहे हैं, सब जगह I से मल्टीप्लाई कर लिया, सब जगह I से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वो सही वाला मिलेगा, ओके। जो चेंज हो रहा था वो अब चेंज मिलेगा नहीं, यहां से जो मिलेगा एक्चुअल में वैसा ही है। डन। तो ये I है, अब I को कैसे ढूंढे, तो I को ढूंढने के लिए 3 फॉर्मूलाज हमें गिवन है। तो I फैक्टर जो हमारा है, वॉन्टहॉफ फैक्टर,
उसके 3 फॉर्मूलाज है, कौन कौन से है। एक तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब तुम बोल सकते हो कि पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हो और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हो, कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज एंड एब्नॉर्मल मोलर मास। ओके, सो प्रॉपर्टी वाला, कॉग्निटिव प्रॉपर्टी जो इससे पहले वाली थियरी थी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड ही है उससे, तो दोनों एक ही है ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि आई कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे देखो पहला फॉर्मूला है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब्नॉर्मल मोलर मास। मतलब नॉर्मल मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना आता ही है, जैसे कि तुम बोलोगे कि भाई H2O, तो H2O का कितना होगा 18 ग्राम पर मोल। ओके, तुम बोल दोगे NaCl, तो NaCl का कितना होगा, इसका 23 और इसका कितना है 35.5। ओके, तो दोनों का ऐड करेंगे उतना NaCl का हो जाएगा। डन। वो मोलर मास हमें कैलकुलेट करना आता है, वो कौन सा है, नॉर्मल। और एबनॉर्मल कौन सा, ये जो तुम्हें मिलेगा, क्यों, क्योंकि अंदर डाला तो अब जो कैलकुलेट करके मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एबनॉर्मल। अंडरस्टूड। तो एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास, वो उसका रेशियो तुम्हें देगा आई। डन। एक ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके लिए मैंने तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, I इज इक्वल्स टू PT। याद रख लो, क्या याद रख लो, PT मतलब P मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू एंड T मतलब थियोरेटिकल वैल्यू। तो जो ऑब्जर्व्ड है मतलब कौन सी, प्रैक्टिकल, और कैलकुलेटेड मतलब जो हम कैलकुलेट यहां से तुमने कैलकुलेट किया तो वो कौन सी है, थियोरेटिकल। डन। तो ऊपर प्रैक्टिकल वैल्यू जो तुम्हें ऑलरेडी गिवन होगी कि भाई मेरा डेल्टा TF कितना है, इतना है, डेल्टा TF 0.05 केल्विन है ऐसा, लेकिन कैलकुलेटेड डेल्टा TF कितना है वो तुम फाइंड करो, फॉर्मूला है तुम्हारे पास। तो डेल्टा TF कैलकुलेट फाइंड, डेल्टा TF ऑलरेडी गिवन है प्रैक्टिकली जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके बेस पे, और डेल्टा TF थियोरेटिकली हम फाइंड करेंगे और वो दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो प्रैक्टिकल अपॉन थियोरेटिकल, तो हमें मिल जाएगा क्या, फैक्टर आई। डन। तो ये दूसरा फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला, जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो, क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हो तब भी तुम ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी एक फॉर्मूला बना दूं, क्या बना दूं, सिंपल AB ही बन जाएगा, क्या, AB। तो AB मतलब क्या, A मतलब आफ्टर, A स्टैंड्स फॉर आफ्टर एंड B स्टैंड्स फॉर बिफोर। तो ये किसके लिए, जब तुम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो, ये किसके लिए, जब तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो तब। और एक तो फॉर्मूला है ही क्या, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, नॉर्मल मोलर मास। ये किसकी बात कर रहे हो तुम, मोलर मास की बात कर रहे हो, मतलब मोलर मास की बात करें तब तुम ये फॉर्मूला यूज करो आई के लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये चारों में से तुम कोई फाइंड कर रहे हो तो तुम ये दूसरा फॉर्मूला यूज करो, प्रैक्टिकल अपॉन थियोरेटिकल। एंड अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है, ओके, और तुम ढूंढे हुए या गिवन है या फिर तुमने ढूंढा है, तो उसके लिए थर्ड वाला फॉर्मूला याद करो। तो थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, आफ्टर बाय बिफोर। आफ्टर मतलब जो भी हो रहा हो, या दो पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी है, या तो तुमने डाला कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि पानी में डाल दिया ग्लूकोज, ओके, तो ग्लूकोज के पार्टिकल टूटेंगे नहीं, ग्लूकोज का जो पार्टिकल है वो टूटेगा नहीं, सिंपली डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, सो उसका आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, कुछ होगा ही नहीं। दूसरा केस डिसोसिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन मतलब टूटेंगे। ओके, तो पानी में डाल दिया तुमने NaCl, तो Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो सेकंड एक प्रोसेस हो सकती है डिसोसिएशन। और तीसरा हो सकता है एसोसिएशन। क्या हो सकता है, एसोसिएशन, जिसको डीमरेलाइज भी बोलते हैं। ओके, तो एसोसिएशन हो गया, तो एसोसिएट मतलब सिंपली एसोसिएशन हो रहा है। ओके, सो एसोसिएशन हो रहा है मतलब जैसे कि बेंजीन में तुमने एसिटिक एसिड डाल दिया, क्या, बेंजीन है सॉल्वेंट और एसिटिक एसिड है तुम्हारा सॉल्यूट, तो तुम एसिटिक एसिड डाल दिया तो होगा क्या, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो इकट्ठा होकर एक बन जाएंगे, तो वो एसोसिएशन हुआ। एसोसिएशन मतलब इकट्ठा होना, डिसोसिएशन मतलब अलग होना, ब्रेक होना। 3 ही पॉसिबिलिटी है, कुछ भी नहीं होगा, टूटेगा या ज्वाइन होगा। डन। तो तीनों कंडीशन के लिए डिफरेंट तुम्हें आई मिलेगा, तीनों कंडीशन के लिए डिफरेंट आई मिलेगा। तो अगर ये 3 तो पता चल गया आई के फॉर्मूलाज मतलब तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है। तुम्हारे पास अगर मोलर मास अवेलेबल है तो फर्स्ट वाला नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब्नॉर्मल मोलर मास,
तुम्हारे पास अगर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ओके, तो तुम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करो, पीटी मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू। और अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स है बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन, जैसे अभी मैंने NaCl का एग्जांपल दिया, तो NaCl का एग्जांपल दिया तो NaCl में क्या हो जाएगा, आफ्टर मतलब ये आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये तुम्हें आई देगा। तो जैसे कि अगर मैं NaCl की बात करूं, I is for से NaCl, तो NaCl की बात करूं मैं, ओके, I for NaCl, तो आफ्टर कितने पार्टिकल्स हो गए, एक का 2 हो गए, Na प्लस Cl माइनस, डिसोसिएशन हो गया, तो यहाँ पे क्या गया 2। और बिफोर कितने थे, बिफोर तो एक ही था भाई NaCl अकेला, तो ये हो गया 1। तो I की वैल्यू क्या आ गई 2, 2/1 2, ओके। सो जब भी I ग्रेटर देन 1, कब डिसोसिएशन हो रहा हो, डिसोसिएशन हो रहा हो तब I की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर मैंने तुम्हें दूसरा एग्जांपल दिया, कौन सा, एक तो सिंपल, दूसरा एग्जांपल मान लो एसोसिएशन का, तो जैसे कि बेंजीन में तुमने डाल दिया क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो बेंजीन में एसिटिक एसिड डाल दिया, तो यहाँ पे ये Na और Cl अलग हो रहे थे, टूट रहे थे, मतलब एक था उसमें से 2 बने, और वहां क्या होगा, 2 है उसमें से 1 बन जाएंगे, मतलब एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, दोनों इकट्ठा हो गए और एक ही मॉलिक्यूल बन गया। मतलब जैसे कि CH3COOH ये एक था, तो अब क्या हो गए, 2 इकट्ठा होके ट्वाइस हो गए, डन। तो वो एसोसिएशन हुआ। तो एसोसिएशन में भी अगर तुम ये फॉर्मूला निकालो तो I इज इक्वल टू क्या होगा, आफ्टर बाद में कितने हो गए, 2 में से 1 हो गए, तो 1 हो गए। बिफोर कितने थे, वो 2 थे और अब 1 हो गए, तो बिफोर कितने थे 2, तो कितना आया 1/2 मतलब 0.5। तो I is less than 1 for what, for association, डन। और सिंपली अगर पानी में ग्लूकोज डाला है वो तो टूटने वाला नहीं है, वो तो सिर्फ डिसॉल्व ही होगा, तो उसके लिए I क्या हो जाएगा 1, कुछ भी नहीं होने वाला तो 1। तो इसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपने बार बार 3-4 एग्जाम का नाम नहीं लूंगा, इसमें इसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्वेंट देंगे और बोलेंगे कि इसके लिए डिफाइन करो क्या, किसकी वैल्यू, I की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू डिफाइन, डन, ओके। 5 मिनट है, ना आवाज आई हो, हाँ, ओके, डन, ओके, इतना समझ में आ गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कोई भी तुम्हें बता देंगे कि BaCl2 है, ओके, NaCl है, BaCl2 एंड से AlCl3, तो टोटल अलग अलग हो गए ना। NaCl में कितने हो गए पार्टिकल्स, 2, BaCl2 में कितने हो गए 3, ओके, और AlCl3 में कितने हो गए 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डन, ओके। और एक 5वां ग्लूकोज दे दिया जिसमें कुछ टूटेगा ही नहीं, C6H12O6, तो कुछ नहीं टूटेगा, डन। तो कैसे कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो तो हमने थियरी के स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि किसमें ज्यादा होगा। जैसे कि हमें पता है प्लेइंग फाइनल्स डिक्रीजिंग है, तो 3 केस देंगे कि भाई ग्लूकोज का केस है, देन NaCl का केस है, मतलब पानी में ग्लूकोज डाल दिया, पानी में NaCl डाल दिया, पानी में BaCl2 डाल दिया और पानी में AlCl3 डाल दिया, सब कुछ पानी में डाला, ओके। तो अब हमें तो पता ही है कि वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का कंपेयर टू द सॉल्वेंट, कम होगा, क्योंकि प्लेइंग फाइनल्स नीचे और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग ऊपर, वो ट्रिक याद रखी थी हमने। तो प्लेइंग फाइनल्स नीचे मतलब प्रेशर तो डाउन है, लेकिन सबका क्या होगा प्रेशर, तो हमें पता था कि ये तो जो ग्लूकोज है उसमें तो कुछ होने वाला नहीं, तो उसका तो क्या है
डाउन होगा, बस सिंपली डाउन होगा। उससे भी ज्यादा डाउन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है। तो BaCl NaCl में 2 पार्टिकल्स थे, वहां पे ग्लूकोज में तो एक ही पार्टिकल है, तो डाउन तो होगा, ठीक है। उससे भी ज्यादा डाउन किसका होगा? NaCl का, क्योंकि उसमें 2 पार्टिकल है। BaCl2 में कितने हैं? 3 पार्टिकल्स है। तो NaCl और ग्लूकोज से भी ज्यादा प्रेशर डाउन कहाँ होगा? BaCl2 में। और सबसे ज्यादा प्रेशर डाउन कहाँ होगा? वेपर प्रेशर AlCl3। ये क्वेश्चन हमने देखा था। अब वैसा ही क्वेश्चन आई के लिए भी बोल देंगे कि सपोज आई एम, ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे कि बेंजीन में, वही बेंजीन में एसिटिक एसिड डाला हुआ है, ओके, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कैसे होगा? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इज इक्वल्स टू 1 एंड नॉट डिफाइंड, कांट से, ऐसा कुछ दे देंगे, ओके। तो क्या आएगा? पहले तो देखो कि क्या हो रहा है। तो बेंजीन में एसिटिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा? एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन में क्या, तुम्हें एक ही चीज याद रखो, सिर्फ डिसोसिएशन में इंक्रीज हो रहा है, दैट्स इट, उतना याद रखो। NaCl याद रखो, Na+Cl-, ओके। तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? और ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, मतलब वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। आई की वैल्यू बढ़ रही है। सो डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, ओके। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज मतलब 1 से ज्यादा मिलेगी, ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन में 1 से कम, और कुछ नहीं होगा तो 1। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिंपली याद रखो डिसोसिएशन में क्या होगा? आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो डिसोसिएशन में इंक्रीज होगी, ऐसा याद रखो। डिसोसिएशन में क्या होगा? इंक्रीज होगी, DI। डिसोसिएशन में इंक्रीज होगा क्या? आई का वैल्यू। डिसोसिएशन में क्या इंक्रीज होगा? तो IDI भी याद रख सकते हो, आई की वैल्यू डिसोसिएशन में इंक्रीज होगी, ओके। व्हाटएवर, तुम्हें सिर्फ एक याद रख, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसोसिएशन में डिक्रीज होगी। डन। अभी ये तो हमें न्यूमेरिकल में यूजफुल होगा, और आई थिंक आई के 3 फॉर्मूलाज है, यस। नाउ बस, हाँ, तो मेरा एक वो जो मैं बोल रहा था वो कि डिसोसिएशन फैक्टर, ओके, डिसोसिएशन होगा, और वांट ऑफ फैक्टर तो हमने बोल दिया, लेकिन कितना डिसोसिएशन होगा वो फैक्टर भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन के लिए अल्फा, मतलब कितने परसेंटेज डिसोसिएट होगा, और एसोसिएशन के लिए उसको बोलते हैं एक्स, कितना परसेंट। जैसे कि NaCl डाल दिया तो हम बोल रहे हैं कितना डिसोसिएट होगा। जैसे हमने पढ़ा था पहले, याद हो तो तुम्हें, कि पानी है उसमें हम HCl डाल रहे हैं, एसिड, तो हमें पता है H+Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। और पानी में ही हम एसिटिक एसिड डाल रहे हैं तो वो CH3COOH है, तो CH3COO- और H+ में डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन याद करो कि अगर दोनों की कंपेयर करें कि कितना डिसोसिएट हुआ, सपोज HCl डाला तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, ओके। लेकिन हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था ये, ओके, कि CH3COOH डालेंगे डिसोसिएट तो होगा, लेकिन ज्यादा डिसोसिएट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो वीक एसिड है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। वो वीक एसिड है, कौन? एसिटिक एसिड, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड का ज्यादा डिसोसिएशन होने वाला नहीं है। तो इसीलिए CH3COOH तुमने 100% डाल दिया, सपोज 100 ग्राम डाल दिया, तो 100 ग्राम में से 99 ग्राम तो जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ 1 ग्राम जो है वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। और अगर उसकी जगह 100 ग्राम HCl डाल दिया तो सारा का सारा 100 ग्राम पानी में डिसोसिएट हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, याद है ना? ओके। सो कितना होगा, मतलब जैसे HCl में ज्यादा होगा 100%, और CH3COOH एसिटिक एसिड में तो ऑलमोस्ट होने ही नहीं वाला, नहीं होगा लेकिन थोड़ा होगा, ओके। तो वो फैक्टर कितना होगा कितना नहीं होगा, वो फैक्टर क्या है? अल्फा और एक्स। अल्फा किसके लिए है? डिसएसोसिएशन के लिए है, डिसएसोसिएशन फैक्टर है ये, और एक्स किसके लिए है? एसोसिएशन के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है? लिख लो, बुक में नहीं गिवन है। उसका फॉर्मूला है, देखो, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमने अभी ही डिस्कस किया। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होगी? आईडीआई बोला ना अभी, आईडीआई। तो आई की वैल्यू डिसोसिएशन में इंक्रीज होगी, ओके। तो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? I-1,
ग्रेटर देन होगी तो आंसर पॉजिटिव लाने के लिए i-1 और उसका उससे उल्टा यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस आई, यहाँ पे होगा i-1 और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस आई, और यहाँ पर नीचे n-1 भी है और यहाँ पर नीचे है n-1, लेकिन मल्टीप्लाई में भी n है। ओके, मल्टीप्लाई में भी क्या है n। अब ये n क्या है, वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डिसोसिएशन हो गया तब कितने पार्टिकल्स का डिसोसिएशन हो रहा है और कितने पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो रहा है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं n। नंबर ऑफ मोल्स मत समझ लेना, n क्या है इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनका डिसोसिएशन हो रहा है या जिनका एसोसिएशन हो रहा है वो। डन। तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज है जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे, बुक में गिवन नहीं है, तो ये याद रखना। डन। ओके, तो अल्फा का फॉर्मूला, एक्स का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। आई डोंट थिंक कि कुछ और बताना बाकी है। यस, ओके, तो दैट्स इट। कंसेप्ट हमने समझा था एब्नॉर्मल मोलर मास, उसको थोड़ा और डिटेल में समझा। ओके, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं।